नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल गुरुजी 4.0 में। तो एक बार जुड़ जाएंगे सभी। बताइए कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद है अच्छी होगी, तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हम डेली इस टाइम पे डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस करते हैं, तो आज उसी कड़ी में मैं आपके लिए लेके आया हूँ 29 दिसंबर का करंट अफेयर्स। तो उम्मीद है कि आपने पिछली क्लासों का रिवीजन किया होगा, और रिवीजन के लिए मैं डेली आपको बताता हूँ कि आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो पीडीएफ को देख के आप थोड़ा जल्दी रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है गुरुजी फॉर एग्जाम के नाम से। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस पे ज्वाइन करने से आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको और भी कई स्टडी मटेरियल हैं, जैसे कि डेली का इंग्लिश का असाइनमेंट हो गया, मैथ का असाइनमेंट हो गया, या जनरल अवेयरनेस की पीडीएफ हो गई। उसके अलावा भी कई बाकी सारे सारे ऐसे जो मटेरियल हैं कि आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपकी मदद हो पाएगी उससे। तो हम वो जो मटेरियल है हम टेलीग्राम चैनल पे डेली अपडेट करते हैं, तो आप एक बार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके जरूर देखें। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं हम 29 दिसंबर के करंट अफेयर्स की। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन है अपना, भारतीय पुरातत्वविदों द्वारा हाल ही में किस खोजी गई भारत की सबसे बड़ी वर्ताकार पत्थर की भूल भुलैया, जो लगभग 2000 वर्ष पुरानी है। कितने वर्ष पुरानी है? 2000 वर्ष पुरानी है। वो किस राज्य में स्थित है? तो भारतीय पुरातत्वविदों द्वारा एक 2000 वर्ष पुरानी एक पत्थर की वर्ताकार भूल भुलैया खोजी गई है। तो वो कौन से स्टेट में है? वो है महाराष्ट्र में। कौन से स्टेट में है? महाराष्ट्र में। चलिए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी गोलाकार पत्थर की भूल भुलैया बोरमानी घास के मैदान सोलापुर महाराष्ट्र में खोजी गई है। महाराष्ट्र में भी कौन सी जगह है? सोलापुर। ठीक है, यह संरचना प्रारंभिक सामान्य युग पहली तीसरी शताब्दी सी से लगभग 2000 वर्ष पुरानी है। भूल भुलैया का आकार लगभग 50 फीट 50 बाई 50 फीट का है। इसका मतलब लंबाई चौड़ाई जो है इसकी 50 बाई 50 फीट की है। इसमें 15 संकेंद्रित पत्थर के छल्ले हैं, जो भारत में दर्ज की गई सबसे अधिक संख्या है। तो ये कुछ वर्ताकार पथ में है, ऐसे ऐसे करके इसमें 15 वर्ताकार छल्ले स्थित हैं। पहले भारत में लेबिरिंथ में अधिकतम 11 सर्किट होते थे। मतलब कि जो पहले जो खोजी गई थी मैक्सिमम, वो 11 छल्लों की खोजी गई थी, लेकिन अब भारत में जो खोजी गई है ये 15 छल्लों की सबसे बड़ी वर्ताकार भूल भुलैया खोजी गई है। पुरातत्वविदों ने इस संरचना को सातवाहन राजवंश से जोड़ा है। कौन से राजवंश से जोड़ा है? सातवाहन राजवंश से जोड़ा है। सातवाहन काल के दौरान महाराष्ट्र लंबी दूरी के व्यापार के लिए एक प्रमुख क्षेत्र था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना, ग्लोबल चेस लीग GCL 2025 सीजन 3 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो एक चेस का जो एक लीग होती है ग्लोबल चेस लीग, आपको ये पूछ भी सकते हैं कि ये किसके लिए होती है, हालांकि इसमें नाम आता है तो साफ साफ आप देख के बता सकते हो। तो ये 2025 का जो सीजन 3 का खिताब था वो किसने जीता है? वो जीता है अल्पाइन SG पाइपर्स ने। किसने जीता है? अल्पाइन SG पाइपर्स ने ये खिताब जीता है। अल्पाइन SG पाइपर्स ने ग्लोबल शतरंज लीग 2025 सीजन 3 का खिताब जीता है। फाइनल मुंबई में आयोजित किया गया था। फाइनल इसका जो फाइनल हुआ था वो कहाँ आयोजित हुआ था? वो मुंबई में आयोजित किया गया था। अल्पाइन SG पाइपर्स ने फाइनल में मौजूदा चैंपियन त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स को हराया है। आर प्रज्ञानंद ने दूसरे मैच में विदित गुजराती पर निर्णायक जीत हासिल की है। अनिश गिरी को फाइनल का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी नामित किया गया है। तो फाइनल का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी किसको नामित किया है? अनिश गिरी को। पहला फाइनल मैच अल्पाइन SG पाइपर्स की 4-2 से जीत के साथ समाप्त हुआ था। दूसरा फाइनल मैच अल्पाइन SG पाइपर्स की 1.5 की जीत के साथ समाप्त हुआ। अलीरेजा फिरोजा ने पहले मैच की सामरिक लड़ाई में फैबियानो कारुआना को हराया, और अनिश गिरी ने फाइनल में ब्लैक के साथ अपने दोनों गेम इन्होंने जीते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में कौन सा देश औपचारिक रूप से सोमालिलैंड को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला
पहला देश बन गया है। तो एक सोमालीलैंड को जो एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी है वो सबसे पहले किसने दी है? इजराइल ने दी है। तो इजराइल सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने वाला, मान्यता देने वाला पहला देश बन चुका है। इजराइल औपचारिक रूप से सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। इजराइल और सोमालीलैंड राजदूतों की नियुक्ति और दूतावास खोलने सहित पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री ने बेंजामिन नेतन्याहू ने कृषि, स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी में सोमालीलैंड के साथ सहयोग बढ़ाने की योजना की घोषणा भी इन्होंने की है। सोमालीलैंड के राष्ट्रपति अब्दुर्रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही ने इजराइल की मान्यता को एक ऐतिहासिक क्षण इन्होंने बताया है। अदन की खाड़ी पर सोमालीलैंड का रणनीतिक महत्व है। सोमालीलैंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आंशिक रूप से मान्यता प्राप्त राज्य है। यह अदन की खाड़ी के दक्षिणी तट पर जिबूती, इथोपिया और सोमालिया की सीमा पर स्थित है। लगभग 6.2 मिलियन 2024 की आबादी के साथ सोमालीलैंड का क्षेत्रफल 1,76,120 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। सोमालीलैंड की राजधानी और सबसे बड़ा शहर हरगेइसा है। सोमालीलैंड की जो राजधानी है वो हरगेइसा है और यह सोमालीलैंड का सबसे बड़ा शहर है। सोमालीलैंड 26 जून 1960 को ब्रिटेन से सोमालीलैंड राज्य के रूप में औपचारिक स्वतंत्रता इसको प्राप्त हुई थी और 26 दिसंबर 2025 को इजराइल औपचारिक रूप से सोमालीलैंड को स्वतंत्र और संप्रभु के रूप में मान्यता देने वाला पहला संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश बन गया है। तो कब हुआ है ये? 26 जनवरी 2025 को ये सब हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना, भारत के किस राज्य को 33 साल के अंतराल के बाद फिर से बाघों वाला राज्य घोषित किया गया है? तो किस राज्य को किया गया है? गुजरात को। अगर वैसे आपसे पूछे तो टाइगर स्टेट कौन सा है, तो वैसे अगर आपको टाइगर स्टेट पूछा जाए तो वो है मध्य प्रदेश। कौन सा है? एमपी। और गुजरात में भी गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें काफी जो शेर पाए जाते हैं। अब 33 साल के बाद में इसे बाघों वाला राज्य फिर से घोषित कर दिया है। गुजरात को 33 वर्षों के बाद बाघ राज्य के रूप में पुनः स्थापित किया गया है। यह निर्णय राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा लिया गया। दाहोद जिले के रतन महल स्लोथ भालू अभयारण्य में बाघ की पुष्टि हुई थी। गुजरात अब अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2026 में शामिल हो गया है। पुष्टि किया गया बाघ फरवरी 2025 से स्थिर उपस्थिति वाला लगभग 4 वर्षीय व्यक्ति है। निरंतर कैमरा ट्रैप तस्वीरों और सीसीटीवी फुटेज में निरंतर निवास का सबूत प्रदान किया। भारत की बाघ निगरानी AITE के तहत स्ट्राइप पैटर्न की रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर द्वारा उपयोग करेगी। भारत में विश्व की 75% से अधिक जंगली बाघों की आबादी रहती है। तो भारत में क्या है? विश्व की 75% से अधिक जंगली बाघों की आबादी निवास करती है। 2022 में भारत की बाघों की आबादी 3,682 होने का अनुमान लगाया गया था और लगभग सीमा कितनी है कि 3167 से 3925 के बीच में इसका एवरेज है। भारत में प्राथमिक उप प्रजाति रॉयल बंगाल टाइगर पैंथरा टाइग्रिस है। सफल संरक्षण प्रयासों के कारण पिछले दशक में बाघों की आबादी लगभग दोगुनी हो गई है। भारत में विविध प्रदेशों को कवर करने वाले 54 स्थापित टाइगर रिजर्व स्थित है। प्रमुख बाघ अभयारण्य कौन से हैं? बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, ये सारे MP में स्थित हैं। ताडोबा, अंधारी, मेलघाट, पेंच ये महाराष्ट्र में है और जिम कार्बेट उत्तराखंड में स्थित है। तो ये कुछ बाघों के अभयारण्य हैं जिनको आप देख लीजिएगा, स्टैटिक जीके में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आर्मेनिया की किस स्थानिक प्रजाति को 17वें क्रॉनफेस्ट ऑफ द पार्टीज COP17 के आधिकारिक लोगों के रूप में दिखाया गया है? तो वो किसको दिखाया गया है? नीली तितली को। किसको? नीली तितली को। तो नीली तितली को कुछ इस तरीके से लोगों के रूप में दिखाया गया है। चलिए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। COP17 अक्टूबर 2026 में येरेवन
आर्मेनिया में आयोजित किया जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बन जाता है हमारा कि कोप 17 कब और कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो अक्टूबर 2026 में येरेवन आर्मेनिया में आयोजित किया जाएगा। कोप 17 के आधिकारिक लोगों में एरिवान एनोमलस ब्लू तितली पोलियोमटस एरिवेंसिस शामिल है। एरिवान एनोमलस ब्लू तितली आर्मेनिया के लिए स्थानिक है, जो केवल येरेवन और उसके आसपास ही पाई जाती है। कोप 17 लोगों में प्रकृति के लिए कार्रवाई करना का नारा इसमें शामिल है। लोगों में तितली पारिस्थितिकी तंत्र की नाजुकता और प्रजातियों की परस्पर निर्भरता का प्रतीक है। कोप 17 कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क की पहली वैश्विक समीक्षा करेगा। कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क में 23 वैश्विक जैव विविधता का लक्ष्य है और कोप 17 लोगों की 23 मिश्रित रंगों का उपयोग करता है, जो वैश्विक जैव विविधता ढांचे के 23 लक्ष्यों को प्रतिनिधित्व करता है। पिछले कोप मेजबानों जैसे कोलंबिया में कोप 16 से भी प्रतीकों के रूप में स्थानिक प्रजातियों का उपयोग किया था। यह प्रजाति वैश्विक या यूरोपीय लाल सूची में सूचीबद्ध नहीं है, लेकिन इसकी प्रतिबंधित सीमा इसे असुरक्षित बताती है। ठीक है, तो ये रेड डायरी में नहीं है, लेकिन ये अभी भी असुरक्षित बताई जाती है। किस भारतीय एजेंसी ने देश का पहला नेशनल हथियार डेटाबेस विकसित किया है, जिसका इस्तेमाल खोए हुए, लूटे गए और बरामद सरकारी हथियारों को ट्रैक करने के लिए किया जाता है? तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोई हथियार खो जाता है या कोई आतंकवादी के द्वारा लूट लिया जाता है या सरकारी कोई भी जो हथियार है वो कहीं से बरामद होता है, तो उसको ट्रैक करने के लिए एक एजेंसी है हमारे देश की, उसने एक डेटाबेस तैयार किया है। तो वो कौन सी एजेंसी है? वो है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा ये डेटाबेस तैयार किया गया है। भारत ने आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अपना पहला राष्ट्रीय हथियार डेटाबेस लॉन्च किया है। डेटाबेस को खोया हुआ, लूटा हुआ और बरामद किया गया बंदूक डेटाबेस नाम दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2025 के दौरान डेटाबेस को लॉन्च किया है। तो किसके द्वारा? ये गृह विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? गृह विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने गृह मंत्रालय के तहत डेटाबेस को विकसित किया और होस्ट किया है। यह सरकारी स्वामित्व वाली आग्नेस्त्रों को ट्रैक करता है जो खो गए हैं या लूट लिए गए हैं या चोरी हो गए हैं या बरामद कहीं से भी किए गए हैं। डेटाबेस में राज्य पुलिस बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के हथियार इसमें शामिल हैं। एक डिजिटल इंटरफेस आधिकारिक उपयोगकर्ताओं के लिए वास्तविक समय अपडेट और नियंत्रित पहुंच की अनुमति ये देता है। जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ये इनपुट एकीकृत है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, IIT दिल्ली द्वारा विकसित AI संचालित प्रणाली एलिया का पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो AI है, इसका तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ही, जैसा कि आप सोशल मीडिया पे भी देख पा रहे होगे, दैनिक जीवन में AI का सब आजकल यूज करते हैं। तो इसका तो क्या हो गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जो LA बच गया, इसका क्या हो गया? लैब असिस्टेंट। ठीक है, चलते हैं इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। एला का पूरा नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट है और एला का विकास भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया है। यह प्रणाली एजेंटिक AI फ्रेमवर्क का उपयोग करके मानव और वैज्ञानिक की तर्क शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता की नकल करती है। शोधकर्ता एला के साथ सरल अंग्रेजी भाषा में चैट आधारित इंटरफेस के माध्यम से संवाद कर सकते हैं। एला स्वतंत्र रूप से वास्तविक प्रयोगशाला प्रयोग, डिजाइन, संचालन और प्रबंधन कर सकता है। इस प्रणाली का प्रदर्शन एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप के उपयोग से किया गया है। एला का प्रयोगों के दौरान वास्तविक समय में निर्णय ले सकता है और परिणामों का विश्लेषण कर सकता है बिना मानव पर्यवेक्षण के। यह तकनीकी प्रयोगों में लगने वाला समय घंटों या दिनों से घटकर मिनटों में कर देती है। तो AI का जैसा कि आप देख पा रहे होगे, बहुत से आजकल AI टूल्स
मार्केट में प्रचलन में है, सोशल मीडिया पे प्रचलन में है कि आप घंटों का या दिनों का काम चंद सेकंडों में आप एआई के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 26 दिसंबर 2026 को मनाई गई सरदार उधम सिंह की जयंती इन क्रांतिकारी शहीद की कौन सी जयंती थी? तो वो कौन सी थी? 126वीं जयंती थी। कौन सी थी? 126वीं जयंती। देखिए, सरदार उधम सिंह का जन्म कब हुआ था? 26 दिसंबर 1899 को। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? ये शहीद कब हुए थे? 31 जुलाई 1940 को। तो 1899 से लेके अब तक इनकी 126वीं जयंती मनाई गई है। सरदार उधम सिंह की 126वीं जयंती 26 दिसंबर 2026 को औपनिवेशिक शासन के खिलाफ न्याय के लिए भारत के संघर्ष की याद के रूप में मनाई गई। तो ये 26 नहीं होगा, यहाँ आप 25 कर लीजिए। दो 2025 को मनाई गई। सरदार उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के सुनाम में हुआ था और उनकी जयंती को राष्ट्रीय स्मृति के रूप में मनाया जाता था। उधम सिंह ने 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार देखा, एक ऐसी घटना जिसने उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रेरित इन्होंने किया था। उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए 13 मार्च 1940 को लंदन के माइकल ओ डायर की हत्या की थी। उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को लंदन के पेंटनविल जेल में फांसी दे दी और उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के शहीद के रूप में याद किया जाता है। तो जनरल डायर को किसने मारा था? उधम सिंह ने। कब मारा था? 13 मार्च 1940 को। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनके महत्व को दर्शाते हुए उनकी विरासत को याद करने के लिए शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। उनकी 126वीं वर्षगांठ को पूरे भारत में राष्ट्रीय गौरव और स्वतंत्रता सेनानियों की याद को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियों के साथ मनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना, अगरबत्ती के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय मानक IS 19,412/2025 आधिकारिक तौर पर किस अवसर पर अधिसूचित किया गया था? तो कौन से कब अधिसूचित किया गया था? वो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। IS 19,412/2025 अगरबत्ती के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय मानक है, जो मानक को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 पर अधिसूचित किया गया था। यह कच्चे माल, जलने के प्रदर्शन, सुगंध की गुणवत्ता और रासायनिक सुरक्षा के लिए मानदंड निर्धारित करता है। मानक परमेथ्रिन और साइपरमेथ्रिन जैसे हानिकारक कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाता है। बेंजिल साइनाइड जैसे सिंथेटिक सुगंध मध्यवर्ती निषिद्ध है और भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के तहत कार्य करता है। मानक का लक्ष्य पूरे भारत में उत्पाद स्थिरता और उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करता है। IAS 19,412/2025 से बाजार की विश्वसनीयता और अंतर्राष्ट्रीय निर्यात पहुंच में सुधार की उम्मीद है। तो ये जो मानक कोड है, ये तो उसका कोड हो गया 19,412, और जो 2025 क्या होता है कि जिस साल में मानक दिया जाता है वो उसका साल प्रदर्शित किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना, भारत का संविधान किस जनजातीय भाषा में ओल चिकी लिपि में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 25 दिसंबर 2025 को जारी किया गया? तो कौन सी भाषा में? वो संथाली भाषा में जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है? हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जारी किया गया है। भारत का संविधान 25 दिसंबर 2025 को संथाली भाषा में जारी किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में संविधान जारी किया। संविधान को संथाली की पारंपरिक लिपि ओल चिक लिपि, कौन सी लिपि है संथाली की? ओल चिकी लिपि में प्रकाशित किया गया था।
वर्ष 2025 में ओल चिकी लिपि की शताब्दी मनाई गई। संविधान को संथाली में उपलब्ध कराने से जनजातीय नागरिक अपनी मातृभाषा में कानूनी और संवैधानिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। संथाली भारत की प्राचीन जीवित जनजातीय भाषाओं में से एक है। यह झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार में व्यापक रूप से बोली जाती है। संथाली को 92वें संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो जो संथाली भाषा है वो 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा हमारी 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनके साथ ही इसको शामिल किया गया था। 8वीं अनुसूची में शामिल होने से सार्वजनिक जीवन में संथाली भाषा के विकास, संरक्षण और उपयोग को बढ़ावा मिलता है। यह पहल अनुच्छेद 350 ए और 29 के अनुरूप है, जो भाषाई अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के। उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको अगले क्लासेस की अपडेट मिलती रहे। और अगर आपको कोई कमी लगती है तो कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर आके बताएं कि ये कमी है, हम उसको सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। अब एक ऑफर जो मैं डेली आपको रिवाइज करके बताता हूं, जैसा कि आपको पता है कि अब की बार बोर्ड एग्जाम बहुत समय से पहले हो रहे हैं, तो उसी हिसाब से टाइम टेबल वगैरह सब कुछ आ चुका है, एग्जाम बहुत पास आ चुकी हैं। अब रिवीजन के लिए बहुत ही कम समय बचा है और उस बहुत ही कम समय में गुरुजी 4.0 आप सभी के साथ है। आपके अगर कोई छोटे भाई बहन है जो 12th में पीसीएम या पीसीबी सब्जेक्ट से हैं और वो अपना रिवीजन बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, तो गुरुजी 4.0 आपके साथ खड़ा है। अब उसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आप डेमो क्लासेस देखना चाहते हैं तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं, इस पर जाकर प्ले लिस्ट में आप हमारी डेमो क्लासेस देख सकते हैं। अगर आपको डेमो क्लासेस अच्छी लगती हैं और आप हमारे कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी गुरुजी 4.0 ऐप डाउनलोड करके आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको सब्जेक्टिव कोर्स की कीमत रहने वाली है केवल 999 रुपये, जो बहुत ही कम फीस है। और अगर कॉम्बो कोर्स लेना चाहते हैं तो वो है 2499 रुपये। और इसमें आपको क्या क्या दिया जाएगा, हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, डेली बोर्ड की जो पैनल की पीडीएफ है वो भी मिलेगी, बोर्ड में जो पहले के जो पीवाईक्यूज आए हुए हैं उनका सॉल्यूशन भी मिलेगा, 1-to-1 गाइडेंस भी मिलेगा। जब एग्जाम बिल्कुल नियरेस्ट होंगी तो एक कंप्लीट रिवीजन के लिए आपके लिए मैराथन क्लासेस भी चलाई जाएंगी। उसके साथ ही एक डाउट ग्रुप है जिससे आप जुड़ के अपना कोई भी जो डाउट हो वो आप घर बैठे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। जिस भी टीचर से आप करना चाहें घर बैठे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो ये कुछ था ऑफर के बारे में। अब आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।